टू द पॉइंट में दो टूक बात करेंगे देश के अंदर चल रहे कुछ पार्टियों के उस दोहरे रवैये की। मुझे 30 साल हो गए मीडिया में और मुझे डीडी न्यूज़ में ही 23 साल हो चुके हैं। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच। तो इस बीच में लगातार स्क्रीन पर था, स्क्रीन से कभी गायब नहीं हुआ, क्योंकि मैं छुट्टी भी आमतौर पर लेता नहीं। लगभग एक हफ्ते पहले भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था और 25 मिनट के अंदर अंदर पाकिस्तान के अंदर जो 9 आतंकी ठिकाने थे उन्हें मिट्टी में मिला दिया था, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद कहा भी था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने और कांग्रेस के कई नेताओं ने यह कहा कि पीएम ने अपनी सभा वहां रद्द कर ली, क्योंकि पीएम कश्मीर जाने वाले थे। कहा कि उन्होंने अपनी सभा रद्द कर ली, इसका मतलब भारत के प्रधानमंत्री को पता था कि पहलगाम में आतंकी हमला होगा। लेकिन कांग्रेस का कर्नाटक का ह्यूमन राइट्स सेल पत्रकारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी और पत्रकारों के मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हुए उसको दबाने के लिए, उसको कुचलने के लिए 2 पत्रकारों के खिलाफ FIR लगाकर पुलिस को भेज देते। लेकिन इस बार कुछ ऐसा साजिश, कुछ ऐसा चीज़ें हुई जिसके कारण मुझे जो है आज करीब मेरे ख्याल से 2 महीने से ज़्यादा हो गए मैं कहीं पर नहीं हूँ। मतलब हूँ लेकिन कहीं पर नहीं हूँ। कहीं पर नहीं हूँ आप इसलिए मत बोलिए, क्योंकि लोगों को समझेगा आपने दूरदर्शन छोड़ दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर मोदी सरकार हमला, ये भी झूठ है कि नरेंद्र मोदी तानाशाह है। ये भी झूठ है कि भारत में संविधान की हत्या हो रही है। ये भी झूठ है कि भारत में लोकतंत्र, ये भी झूठ है कि चुनाव आयोग जो है वोट कटवा रहा है। मतलब रोज झूठ चलते हैं इस देश में। और वही तानाशाही जो 1975 की थी, वो आज जो है कांग्रेस कर्नाटक में और तेलंगाना में दिखा रही है। आपका मामला पहलगाम के समय का है, अप्रैल के आसपास की बात है मेरे ख्याल से। अप्रैल एंड का आपका शो है और प्रखर जी का जो ट्वीट है वो मार्च का ट्वीट है। लेकिन एक ही समय में एक साथ FIR कराई गई। दोनों ही पत्रकार दूरदर्शन के हैं। आपका शो दो टूक चलता है, उनका शो पूरा सच आता है, जिसमें वो इतिहास की बात करते हैं। इतिहास में भी जब वो उस इतिहास की बात करते हैं जो कांग्रेस को पसंद नहीं आता, तथ्यों के साथ बात करते हैं, तो वो बात चुभती है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता ऑफर की गई तो हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। पत्रकारों को प्रतिबंधित करना, ये जो गोल्डन इनका आइडिया आया, मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आया। मैंने इसका जिक्र अपनी किताब में तो किया है, लेकिन आज पॉडकास्ट में या पहली बार सार्वजनिक रूप से कह रहा हूँ ताकि लोगों को जानकारी है। कांग्रेस को ये आइडिया एक देश के महान क्रांतिकारी पत्रकार के दिमाग से आया था, और वो महान क्रांतिकारी पत्रकार रवीश कुमार हैं। हम एक पत्रकार के तौर पर आपसे सवाल पूछना बंद कर दें, या आपसे हम वही सवाल पूछें जो राजदीप जी पूछते थे कि भाई सोनिया जी दाल कैसे बनाती हैं, दाल उनका खाना क्या पसंद है, उनके सास के साथ कैसे संबंध थे। तो आप चाहते हैं कि हम यही सवाल पूछें? इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जब बीमार हुए तो एक महिला पत्रकार ने ट्वीट किया कि आई एम फीलिंग एक्साइटेड। जब नरेंद्र मोदी बोटिंग कर रहे थे उसके गंगा जी में, वाराणसी में, तब एक पत्रकार ने ट्वीट करा कि क्या मज़ा आए कि ये बोट डूब जाए। आप सोचिए, आप देश के प्रधानमंत्री के मरने की दुआ मांग रहे हैं। नमस्कार, पांचजन्य में आपका स्वागत है। आज टू द पॉइंट में दो टूक बात करेंगे देश के अंदर चल रहे कुछ पार्टियों के उस दोहरे रवैये की, जो ये बताते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर चिल्लाने वाले, लोकतंत्र लहराने वाले जब अपने हरकतों पर उतरते हैं, जब उनके खिलाफ कोई बात बोली जाती है या तथ्यों के साथ कुछ पेश किया जाता है, तो वो कैसे असहिष्णु हो जाते हैं और किस तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलने की कोशिशों में लग जाते हैं। सत्ता भले हाथ में ना हो, लेकिन जिन राज्यों में उनके पास सत्ता होती है उसका कैसे बेजा इस्तेमाल करते हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं, दो टूक बात करने के लिए हमारे साथ हैं देश के वरिष्ठ पत्रकार जो इस समय डीडी न्यूज़ में काम करते हैं, अशोक श्रीवास्तव जी। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप राष्ट्रवादी पत्रकार माने जाते हैं, लेकिन इन दिनों हम देख रहे हैं कि इस समय ब्लैक लिस्टिंग से लेकर डिजिटल सेंसरशिप से लेकर FIR की बहार आई हुई है। सबसे पहले तो जो दर्शक हैं वो ये जानना चाहेंगे, इतने दिनों से आप कहाँ गायब थे? आपकी तबीयत कैसी है? कई लोग बोल रहे थे तबीयत खराब है, और गायब होने के पीछे का कारण क्या है? हुआ क्या है?
बस समझ लीजिए तृप्ति जी की ज़िंदगी के एक और मुश्किल दौर से गुज़र रहा था। कुछ चुनौतियों से जूझ रहा था, संघर्षों का सामना कर रहा था। हालाँकि मेरी ज़िंदगी में पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी कई बार इस तरह के पल आए हैं। लेकिन वो जो पल थे उसमें मैं लंबे समय तक कभी मीडिया, सोशल मीडिया, स्क्रीन से गायब नहीं हुआ। मुझे 30 साल हो गए मीडिया में और मुझे डीडी न्यूज़ में ही 23 साल हो चुके हैं। तो इस बीच मैं लगातार स्क्रीन पर था, स्क्रीन से कभी गायब नहीं हुआ क्योंकि मैं छुट्टी भी आमतौर पर लेता नहीं। लेकिन इस बार कुछ ऐसा साजिश, कुछ ऐसा चीज़ें हुई जिसके कारण मुझे जो है आज करीब मेरे ख़्याल से 2 महीने से ज़्यादा हो गए, मैं कहीं पर नहीं हूँ। मतलब हूँ लेकिन कहीं पर नहीं हूँ। नहीं, कहीं पर नहीं हूँ आप इसलिए मत बोलिए क्योंकि लोगों को समझेगा आपने दूरदर्शन छोड़ नहीं, दिया नहीं, है। नहीं, बिल्कुल नहीं क्योंकि ये एक अफ़वाह बीच में चली थी। लोगों ने तमाम तरह का और आपने कहा कि राष्ट्रवादी तो हम तो अपने आप को कोई लेबल नहीं देते हैं, लेकिन इस देश में बहुत सारे लोग हैं, अलग-अलग तरह से लोगों को लेबल करते हैं, तो मुझे भी राष्ट्रवादी लोग कहते हैं। हालाँकि राष्ट्र के प्रति हम समर्पित होके काम करते हैं, इसलिए कोई अगर ऐसा करे हमको ऐतराज़ नहीं है। लेकिन जो राष्ट्रवादी होते हैं, जो देश के लिए करते हैं, उनके खिलाफ बड़े सारी साजिशें होती हैं। तो जब आपने कहा ना, तो इसी तरह से कई लोगों ने मेरे खिलाफ मीडिया में लिखा, सोशल मीडिया में लिखा। किसी ने कहा अशोक श्रीवास्तव को निकाल दिया गया, किसी ने कहा अशोक श्रीवास्तव डीडी न्यूज़ से छोड़ के चले गए, ऐसी तमाम चीज़ें। लेकिन मैं कहीं नहीं था, मैं एक्चुअली दरअसल 2 चीज़ें साथ-साथ हुईं। पहली चीज़ ये हुई क्योंकि डीडी न्यूज़ में कुछ परिवर्तन हुआ, कुछ नए शोज़ शुरू हुए, तो उसमें हम लोग टाइमली, हालाँकि हमको टाइमली ये चीज़ें कर देनी चाहिए थी, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं टाइमली हम लोग 2 टूक को रीशेड्यूल नहीं कर पाए। तो उसके कारण क्या हुआ कि 2 टूक को हम रीशेड्यूलिंग करने के लिए प्रक्रिया से गुज़र रहे थे और इसलिए 2 टूक एकदम से ऑफ एयर हुआ। तो जैसे ही ऑफ एयर हुआ तो लोगों ने कहा कि ये अशोक श्रीवास्तव को हटा दिया, निकाल दिया और न्यूज़ लॉन्ड्री जैसे लोग जो हैं वो बड़े खुश हो रहे थे, तालियां बजा रहे थे। कुछ और चवन्नी छाप ट्रोलर हैं, वो कह रहे थे देखो इसको हटा दिया, साफ कर दिया। लेकिन वो एक प्रक्रिया थी और वो प्रक्रिया के बाद क्या हुआ कि जब हम लोग 2 टूक को लॉन्च करने के लिए लगभग रीलॉन्च करने के लिए हम तैयार थे। इसी बीच जब मैं एक दिन अपने ऑफ़िस में, क्योंकि हमने कहा कि 2 टूक को रीलॉन्च करेंगे तो उसका प्रोमो शूट करना था। तो मैं अपने कपड़े गाड़ी में रख कर के जो है मैं ऑफ़िस के लिए निकला। हमने कहा आज प्रोमो शूट करेंगे। मेरी टीम वहाँ प्रोमो शूट का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पर ऑफ़िस के पास पहुँचा, मेरे पास एक फ़ोन आता है। डीडी न्यूज़ के जो हमारे दूरदर्शन के जो सिक्योरिटी ऑफ़िसर थे उनके, उन्होंने कहा कि अशोक जी, आपकी तलाश में कर्नाटक पुलिस के कुछ लोग आए हैं। आपकी और एक और दूसरे प्रखर श्रीवास्तव हैं, उनकी तलाश में कुछ लोग आए हैं। तो मुझे थोड़ा-सा तो झटका लगा, लेकिन मैंने तुरंत रिकॉल किया उससे पहले क्या हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर के पहले जब ये पहलगाम आतंकी हमला हुआ, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो पूरा विपक्ष जो है लगातार आतंकी हमले को कंडेम करने की बजाय कुछ-कुछ ऐसी हरकतें कर रहा था कि वो कह रहा था कि हाँ, भारत सरकार की फेलियर है। ठीक है, हर हर आतंकी हमले में कुछ ना कुछ फेलियर होते हैं, नहीं तो आतंकी हमले होंगे क्यों? 26/11 हुआ तो भारत सरकार, सिक्योरिटी फोर्सेस की फेलियर थी, तो उसमें ठीक है। लेकिन आप इस तरह की बात करें कि नहीं, इसमें पाकिस्तान का तो हाथ नहीं है। आप ये कहें कि इसमें तो लगता है कि ये भारत की तरफ से करवाया गया। आप ये करें कि जानबूझ के करवाया गया है। सीधे-सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करके मल्लिकार्जुन खड़गे ने और कांग्रेस के कई नेताओं ने ये कहा कि पीएम ने अपनी सभा वहाँ रद्द कर ली, क्योंकि पीएम कश्मीर जाने वाले थे। कहा कि उन्होंने अपनी सभा रद्द कर ली, इसका मतलब भारत के प्रधानमंत्री को पता था कि पहलगाम में आतंकी हमला होगा, लेकिन इन्होंने अपनी सभा रद्द कर दी, लेकिन पहलगाम में सिक्योरिटी नहीं। अब आप सीधे-सीधे देश के प्रधानमंत्री को ये कह रहे हैं कि हाँ, उसको पता था प्रधानमंत्री को, लेकिन उन्होंने पहलगाम में यात्रियों की और नागरिकों की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया। अब तो इससे पाकिस्तान भी इसका फ़ायदा उठा पाकिस्तान रहा इसका फ़ायदा उठा रहा था। था। तो मैंने ये चीज़ अपने कार्यक्रम में उठाई। मैंने कहा इस तरह की चीज़ें गलत है। अब इस वक़्त सबको चाहिए था कि मिल करके पाकिस्तान को कंडेम करें, भारत सरकार भारत के साथ खड़े रहें। जब मैंने ये सब शोज़ करे तो मेरे खिलाफ कांग्रेस के जो बड़े-बड़े प्रवक्ता थे, जयराम रमेश से लेकर सुप्रिया सिन्हा, उन सब लोगों ने मेरे खिलाफ जो है सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ लिखना शुरू किया। मेरे को लेकर किसी ने अपशब्द कहे, यहाँ तक कि एक कांग्रेस के लिफाफा पत्रकार हैं। मैं लिफाफा पत्रकार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं, दिल्ली में काम करते थे, लेकिन वो देश के वो पत्रकार हैं जिन्होंने भारत में लिफाफा पत्रकारिता की शुरुआत की थी, क्योंकि अर्जुन सिंह से वो अपनी सैलरी के बराबर हर महीने लिफाफा लेते थे और भारत में लिफाफा पत्रकारिता की शुरुआत के जनक वही हैं। वो उन्होंने मेरे पिताजी को लेकर सब उल्टा सीधा लिखना शुरू किया।
तो ये सब चीज़ें चल रही थी, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जो है ये चीज़ें वहाँ से निकल के पुलिस तक पहुँची है, क्योंकि कुछ कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने कई स्टेट में मेरे खिलाफ, दिल्ली में ही कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के लोग गए थे दिल्ली के तुगलक रोड थाने और मेरे खिलाफ कंप्लेन कराई थी। और इसके अलावा जो है झारखंड में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि इस आदमी को, अशोक श्रीवास्तव को हम जेल में पहुंचा के दम लेंगे, और मेरे खिलाफ वहां पर झारखंड में। तो मुझे कुछ अंदाज़ा था ये लोग कुछ ना कुछ करने वाले हैं। मुझे ये भी कहा गया था कि मैं सुरक्षित रहूँ। दिल्ली में मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि आप ज़रा अपने आप को सेफ्टी से अपना जहाँ आते जाते, तो ये सब चीज़ें चल रही थी। तो जब मुझे ये कहा कि आपकी और प्रखर श्रीवास्तव को तलाश में, तो मेरा माथा खनक गया, ठनका। तो मुझे लगा कि कुछ चीज़ें तो है। इतने में मुझे पता चला कि वो जो पुलिसकर्मी थे कर्नाटक पुलिस के, वो हमारे ऑफिस के अंदर पहुंच गए, और वो मेरे और प्रखर की तलाश में, उनके पास कुछ कागज़ थे और वो हमारी तलाश में थे। जब ये सब हुआ तो हमने अपने, क्योंकि हमको पता नहीं था कि मामला क्या है, हमारे एक लॉयर मित्र हैं विनीत जिंदल, हमने उनसे कहा, बताया कि ऐसे। तो विनीत जिंदल ने वहाँ से फिर कुछ करके उन्होंने वो एफआईआर वगैरह निकलवाई, तो पता चला कर्नाटक के बेंगलुरु का एक हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन है, वहाँ मेरे और प्रखर के खिलाफ एक एफआईआर लिखवाई गई। और उसी संबंध में, और एफआईआर किसने लिखवाई है? कांग्रेस के ह्यूमन राइट सेल। आप सोचिए, ह्यूमन राइट सेल का काम क्या है? इंसान के मानव अधिकारों की रक्षा करना। लेकिन कांग्रेस का कर्नाटक का ह्यूमन राइट सेल पत्रकारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी और पत्रकारों के मानव अधिकारों का उल्लंघन करते हुए उसको दबाने के लिए, उसको कुचलने के लिए 2 पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर लगाकर पुलिस को भेज देता है। तो अब ये जैसे हुआ, तो हमने जब लॉयर, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे केस है, और उन्होंने हमको, हमारे लॉयर थे, उन्होंने कहा देखिए ऐसा है, अभी थर्सडे, उस दिन गुरुवार था, उन्होंने कहा थर्सडे का दिन है, कल फ्राइडे सैटरडे हो जाएगा, तो आप लोग पुलिस के हाथ मत आइएगा किसी भी तरह से, क्योंकि ये लोग बदनीयती से आए हैं। तो उन्होंने कहा आप तुरंत जो है अपना मोबाइल, क्योंकि आपको ट्रेस कर रहे हैं, आप अपना मोबाइल ऑफ कीजिए और आप लोग जो हैं थोड़ा सा बच के रहिए, हम लोग लीगल फाइट लड़ेंगे। तो हमने ठीक है। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि हम लोग लीगल लड़ाई लड़ रहे थे, और तब तक हम लोग जो है चुपचाप बैठे थे। तो मेरा फ़ोन बंद था, शोज़ में नहीं था, टेलीविज़न में था, सोशल मीडिया में नहीं था, कहीं कुछ नहीं था। तो वो 12-13 दिन ऐसे निकले। लेकिन उसमें हुआ क्या कि कर्नाटक हाई कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा, क्योंकि हाई कोर्ट में लगा था, तो हाई कोर्ट में डेट आने में टाइम लगता है। हाई कोर्ट में हमें 1 हफ्ते बाद की डेट मिली। तो जाहिर सी बात है, उस समय हम चुपचाप बैठे थे कि भाई माननीय कोर्ट क्या देता है, आज हम देखेंगे। तो हाई कोर्ट से, जब हाई कोर्ट में 3 मिनट के अंदर अंदर, हमारा शाम को 5 बजे के आसपास हुआ, 3 मिनट के अंदर अंदर हाई कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया, क्योंकि माननीय जो न्यायाधीश थे उनको तुरंत समझ में आ गया, देखते ही कि पॉलिटिकल केस है और कुछ नहीं है। तो 3 मिनट में हमें स्टे मिल गया। लेकिन जिस समय ये सब कुछ चल रहा था, उस समय मुझे मालूम नहीं था, जब ये सब हम भाग दौड़ में, मैं और प्रखर, हम जब कानूनी लड़ाई के लिए इधर उधर जा रहे थे, सब चल रहा था, उस बीच मुझे फीवर हो रहा था, बुखार चढ़ रहा था। तो जनरली आदमी को लगता है कि बुखार चढ़ रहा है तो ठीक है, फीवर की दवाई ले ले। तो मैंने बुखार की दवाई ले ली, 1 दिन बुखार उतर गया, 2 दिन बाद फिर चला। ये सब कुछ हो रहा था, तो मुझे मालूम नहीं था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उसके बाद सडनली, जब जिस दिन हमको स्टे मिला, उसी दिन जो है, मैंने देखा कि मेरे हाथ पैर में कुछ परेशानी, उसमें पानी भर गया था हाथ पैर में, पेट बहुत, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। तो ये करते हुए जब ये सब चीज़ें हुई, तो एक डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप तुरंत जो है आप अपने चेकअप कराइए। तो जब मैंने चेकअप कराया, तो पता चला लीवर में एक इन्फेक्शन हो गया है, और बहुत गहरा और बहुत बड़ा इन्फेक्शन था। और वो कैसे हुआ, डॉक्टर से मैं हैरान हूँ, क्योंकि मैं ऐसे खान पान, ना मैं बाहर खाता हूँ, ना इस तरह की मेरी कोई आदत है कि लीवर की परेशानी। जिनसे होती है, जी, जी, आमतौर जी। पर जो है, जो लोग जी। ड्रिंक ज़्यादा करते हैं, तो मैं जहाँ जाता था, डॉक्टर ये पूछते थे कि ड्रिंक करते हो? मैंने कहा सर मैं तो ऐसा नहीं, ड्रिंक नहीं हाँ। करता। तो बल्कि जो बाद में मेरे दोस्त लोग जो थे, ऑफिस में जो लोग थे, जो लोग रेगुलर ड्रिंक करते, वो मेरा मजाक उड़ाने लगे कि भैया हम पीते हैं, हम तो सुरक्षित है, तो आप भी पी लेते, इससे बढ़िया अगर तो बहरहाल, लेकिन वो कैसे हुआ, वो डॉक्टर ने बताया कि पानी से भी हो जाता है, आपने कोई कहीं पानी पिया हो। तो मुझे लगा कि शायद हम ये जो 13 दिन तक हम लोग कानूनी लड़ाई के लिए इधर उधर भाग रहे थे, उस पे तो हो सकता है मैंने बाहर का कुछ खाया पिया। लेकिन डॉक्टर्स का ऐसा कहना था कि ऐसा नहीं है, ये कुछ पुराना होगा आपका, एकदम से 13 नहीं हो सकता, हफ्ते 10 दिन में। तो वो उसके कारण मुझे करीब 14 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा। हॉस्पिटल्स में रहने के बाद फिर डॉक्टर ने जब मुझे हॉस्पिटल से रिलीव किया, तो उन्होंने कहा 1 हफ्ते आपको अभी और बेड रेस्ट करना है। और इस बीच बहुत कमज़ोर हो गया था, क्योंकि शरीर ने एकदम, तो ये सारी प्रक्रिया चल रही थी। तो अब जो है धीरे-धीरे मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, और स्वस्थ होने के बाद, गायब होने के बाद, पहला पॉडकास्ट है,
और बहुत जल्दी जो है दो टूक की वापसी होगी, क्योंकि इस बीच मुझे इस बात का एहसास हुआ, मेरे दुश्मन तो बहुत सारे हैं, हमने बना लिए, ठीक है, अब लड़ेंगे तो फिर दुश्मन बनेंगे ही। तो दुश्मन तो बहुत सारे, लेकिन इस बीच मुझे रियलाइज़ हुआ मुझे प्यार करने वाले लोग बहुत हैं, क्योंकि लोग अलग अलग तरह की मेरे को लेकर वीडियोस बना रहे थे। वो वीडियोस जो थे उनमें कुछ जानकारी आधी थी, कुछ सही, लेकिन उसके नीचे मैंने हज़ारों की तादाद में जो मैंने कमेंट्स लोगों के पढ़े, मैं आपको बता नहीं सकता, मैं इतना टच्ड हुआ, मुझे इतना प्यार मैंने कभी नहीं महसूस किया था। लोग मेरे काम को लेकर, मुझको लेकर लोग चिंतित थे, कहाँ चले गए लोग, मतलब लोग गालियाँ दे रहे थे कि अशोक श्रीवास्तव को किसने गायब किया, लोग गालियाँ दे रहे थे कौन है जिसने ये कर दिया, वो कर दिया, हम ये करेंगे, वो करेंगे। कुछ लोगों ने मुझे कुछ लोगों के मैसेज ऐसे थे कि अशोक जी आप आइए, आप कहाँ पर हैं, आप अपना चैनल शुरू कीजिए, आपको जितने पैसे चाहिए हम दें। मैं मतलब अभिभूत था, मुझे लगा कि इतना, कुछ लोगों ने लिखा कि आप सामने तो आइए, आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है बताइए। और तो ये सब जो चीज़ें देखी, मुझे लगा कि ये लड़ाई जो है एक पड़ाव था, और बहुत कुछ शायद मुझे एक तरह के लोगों का रिएक्शन जो मिलने थे, तो अब मुझे लगता है उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है, उन लोगों के लिए और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। ये आपको ज़रूर इस दौरान पता चला, आपकी तबीयत जब बहुत ज़्यादा ख़राब थी तब भी मैं आपसे मिली थी, और आज आप वाक़ई में स्वस्थ लग रहे हैं। और दो टूक की बात इसलिए क्योंकि काफ़ी दर्शक हैं, वो जानना चाह रहे थे कि आपका दो टूक कब आएगा, तो अब बिल्कुल। आप लोगों के लिए है कि जल्दी ही दो टूक आ जाएगा। हुँ, लेकिन आपने एक जो बात कही है, आपके जो खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी या प्रखर के खिलाफ हुई थी, जो ये हाई ग्राउंड थाना है हुँ, बैंगलोर का, इसकी चर्चा करना यहाँ बहुत आवश्यक इसलिए हो जाता है, बैंगलोर में जहाँ कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, और हाई ग्राउंड थाने के बारे में ये कहा जाता है कि वो सिर्फ इसी तरह पत्रकारों के या अपने विपक्षी नेताओं को टारगेट करने के लिए बिल्कुल। हाई ग्राउंड थाना एक अड्डे की तरह इस्तेमाल होता है। जो पिछले कुछ 2 ढाई 3 सालों में कई वहाँ पर, चाहे वो अर्नब गोस्वामी हों, वहाँ से यूट्यूबर अजीत भारती हों, अमित मालवीय हों, ऐसे कई लंबी जेपी फ़हरिस्त है। नड्डा बीजेपी के जेपी अध्यक्ष, नड्डा उनके बीजेपी खिलाफ के, भी जी हाँ, रवनीत बिट्टू जो हैं हाँ, उनके रवनीत बिट्टू। खिलाफ है। उस थाने का इस्तेमाल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए किया जाता है कांग्रेस के द्वारा। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस भले सत्ता में नहीं रही हो, लेकिन एक सेंसरशिप लगी थी 1975 में, हुँ। और आज वही कांग्रेस है, वो डिजिटल सेंसरशिप लगाने की कोशिश करती है, सोशल मीडिया पर लोगों को बोलने नहीं देती। और ये जो कार्रवाई है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये जो मेरे खिलाफ जो एफआईआर हुई, प्रखर का एक ट्वीट को लेकर एफआईआर हुई थी, और मेरे खिलाफ जो एफआईआर हुई, मेरा एक दो टूक का एक क्लिप उन्होंने उठाया था। एग्ज़ैक्टली वो क्लिप जो था, उसमें मैंने बाकायदा न्यूज़पेपर्स जो हैं, अखबार की कटिंग्स मैंने दिखाई थी, क्योंकि कोई भी चीज़ हम पत्रकारों, हम जानते हैं कांग्रेस या विपक्ष में बहुत सारे लोग या इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हमारे पीछे पड़े रहते हैं। जब हम देश की बात करेंगे, सच्चाई बात करेंगे, फेक न्यूज़ को करेंगे, जो खान मार्केट गैंग के खिलाफ काम करेंगे, तो इसीलिए हमको बड़ा सावधान सतर्क रहना पड़ता है। तो जो मैंने कहा, मैंने कांग्रेस की सभाओं में कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कब कब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, ये मैंने बाकायदा अखबारों की कटिंग्स के साथ, अखबारों की रिपोर्टेड, मैंने उनको कोट किया। मैंने कहा देखिए, यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, 200 कार्यकर्ता पकड़े गए, यहाँ पर लगे कांग्रेस की सभा में कांग्रेस का फलाना व्यक्ति पकड़ा गया। मैंने पूरा फैक्ट्स के तथ्यों के साथ दिया साथ, था। बिल्कुल। अब आप उस फैक्ट्स को या तो गलत साबित कीजिए, आप कहिए कि फैक्ट गलत है, आप मुझ पर मानहानि का दावा कर दीजिए, बताइए फैक्ट गलत है। मैं तो जो कोट कर रहा हूँ, और दूसरी बात आपको याद होगा कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ राज्यसभा के सांसद हैं, वो जब जीते थे, कर्नाटक में राज्यसभा का चुनाव जीते थे, बाकायदा उनकी जीत के बाद विधानसभा, कर्नाटक विधानसभा के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा था। मैंने वो भी कोट किया। और वो जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाला व्यक्ति था, वो जो है वो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुआ था। तो ये सारे कनेक्शन मैंने जिक्र किया। अब आप उसको गलत साबित कीजिए। लोगों ने गलत साबित करने की कोशिश की थी, कर्नाटक वाला जो केस था, उन्होंने बोला नहीं, नासिर साहब जिंदाबाद के नारे लगे थे, जो भारत का एक फर्जी वो फैक्ट चेकर अपने आप को कहता है। उसने बाकायदा प्रूव करा कि नहीं नहीं, ये तो
नासिर साहब जिंदाबाद के नारे लगे थे। लेकिन कर्नाटक की पुलिस ने जब उसकी फॉरेंसिक जांच करवाई तो पता चला नासिर साहब जिंदाबाद नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा था। आप उसको गलत नहीं साबित कर सकते। लेकिन उस पूरे प्रकरण को लेकर ये कहा गया कि मेरे उससे कम्युनल वायलेंस फैल सकता है और ये केस बनाया गया था। अब आप बताइए, मैं एक फैक्ट रिपोर्ट कर रहा हूँ और उसमें मैंने हिंदू मुस्लिम तो कुछ नहीं किया, मैंने कोई धर्म की बात नहीं की, मैंने सीधा सीधा ये कहा कि भाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भारत की एक पॉलिटिकल पार्टियों के नेता क्यों लगा रहे हैं और कौन लोग हैं ये जो पाकिस्तान के, तो उसको कोट करने को कौन सा कम्युनल वायलेंस। तो ये पूरा का, लेकिन ये तो सिर्फ एक उन्होंने पीस उठा लिया। खुन्नस उनकी कुछ और थी। खुन्नस ये थी कि हम लोग, चाहे मैं हूं, प्रखर हो या हमारी तरह और पत्रकार हो, हम वो झूठ को बेनकाब करते हैं जो झूठ इस देश में गढ़ा जा रहा है। जैसे ये भी इस देश में झूठ है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर मोदी सरकार हमला, ये भी झूठ है कि नरेंद्र मोदी तानाशाह हैं, ये भी झूठ है कि भारत में संविधान की हत्या हो रही है, ये भी झूठ है कि भारत में लोकतंत्र, ये भी झूठ है कि चुनाव आयोग जो है वोट कटवा रहा है। मतलब रोज झूठ चलते हैं इस देश में। उन झूठों की एक कड़ी है, हम उन झूठों को फैक्ट्स के साथ एक्सपोज करते हैं, इसलिए जो है हम लोग खटकते हैं, इसलिए हमें डराने के लिए, हमें चुप कराने के लिए ये सब कुछ किया गया। मैंने जब ये सब प्रकरण हुआ तो मैं ऐसे याद कर रहा था, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में मेरा जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ, वो मेरा सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि मैं 26 जून 2025 को मैं अपनी तीसरी किताब लाने की तैयारी कर रहा था। उसके 3 मैंने चैप्टर लिख लिए थे और वो देश के आपातकाल में क्या हुआ था, 1975 के आपातकाल में क्या हुआ था, उसका सच मैंने सोचा, क्योंकि यंगस्टर को, आज की पीढ़ी को पता ही नहीं। तो मैं चाहता था कि वो यंगस्टर, आज की नई पीढ़ी समझे कि आपातकाल क्या था। और आज ये जो अघोषित आपातकाल कहते हैं, ये फर्जी नैरेटिव है। कोई अघोषित आपातकाल नहीं है। आज जितनी आज़ादी है उतनी आज़ादी कहीं नहीं थी। तो इसलिए मैं उस आपातकाल की बच्चों को, आज के यंगस्टर को बताने के लिए एक छोटी सी बुक लिख रहा था। उसके 3 चैप्टर मैंने लिखे थे। लेकिन इस बीच कर्नाटक हाई कोर्ट की ये जो कर्नाटक पुलिस की जो कार्रवाई हुई, कांग्रेस की जो कार्रवाई हुई, और उसके बाद मैं जो बीमार हूँ, उसके कारण मैं अपनी किताब नहीं ला पाया। क्योंकि 26 जून को 2025 को 50 साल पूरे हुए। मैं चाहता था इस मौके पर मेरी पुस्तक आए, लेकिन वो आ नहीं पाई। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि चलो आप 51वें साल में लाना, और तब आप भारत में अघोषित आपातकाल वास्तव में कहाँ है इसका भी चैप्टर लिखना, क्योंकि अब आपने वो झेल लिया, हम जो अघोषित आपातकाल कहते थे। तो ये जो आपने कहा ना, तो मैं याद कर रहा था, मैंने कहा एक फिल्म आई थी, बहुत अच्छी फिल्म थी, आनंद, मेरी वन ऑफ द फेवरेट फिल्म है। उसके लास्ट में एक डायलॉग था, अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना की फिल्म, उसके लास्ट में एक डायलॉग था, आनंद कभी मरता नहीं, आनंद कभी मरा नहीं करता, आनंद मरता नहीं, ये डायलॉग था। तो मुझे ऐसे लगा कि तानाशाही कभी मरती नहीं है। जो आपके डीएनए में तानाशाही, जो खून में तानाशाही होती है, वो मरती नहीं है। और वो डीएनए में, वो जो खून में तानाशाही है, वो कांग्रेस की है। वो अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो सच को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और वही तानाशाही जो 1975 की थी, वो आज जो है कांग्रेस कर्नाटक में और तेलंगाना में दिखा रही है। मेरा केस तो चलो लोगों को अब पता चल रहा है, लेकिन आपको मालूम है रोज ऐसे केस होते हैं, ढेरों ऐसे केस होते हैं। अभी तेलंगाना में एक व्यक्ति को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उसने किसी व्यक्ति का जो ट्वीट था उसको रीट्वीट किया था। अब आप सोचिए, क्या इस देश में किसी के ट्वीट को, अगर किसी ने ट्वीट करा तो फिर आप उस ट्वीट को, ठीक है, अगर आपको लगता है वो ट्वीट गलत है, जिसने ट्वीट करा आप उसको वो करो। लेकिन होता क्या है जनरली कि लोग ट्वीट करते हैं, किसी को ठीक लगता है तो रीट्वीट कर देते हैं। और बहुत से लोग ये लिखते भी हैं अपने ट्विटर हैंडल पर कि रीट्वीट जो है एंडोर्समेंट नहीं है। अब रीट्वीट करने पर भी अगर किसी को घर में जाकर रातों रात उसके परिवार के सामने घसीटते हुए पुलिस ले जाएगी, तो ये तानाशाही नहीं तो क्या है? आप ये सोचिए, आप क्योंकि आप इमरजेंसी पे आप पुस्तक लिख रहे थे, लेकिन आप संयोग देखिए कि जिस समय आप पुस्तक लॉन्च करने का सोच रहे थे, उसी समय आप उसी तरह के हालातों में तब जूझ रहे हैं जब कांग्रेस की सरकार नहीं है। सिर्फ चुनिंदा राज्यों में उनकी सरकार होने के बावजूद अगर वो पत्रकारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे इस तरह से हमला कर सकते हैं, कर्नाटक से दिल्ली तक पुलिस को भेज सकते हैं गिरफ्तार करने के लिए, फ्लाइट
फ्लाइट से। बिल्कुल और आप जहाँ तक मुझे याद है ये वही समय था जब बेंगलुरु में आरसीबी की Exactly. जीत के बाद जो है वहाँ भगदड़ मची हुई थी Exactly. और यहाँ पे पुलिस वाले जो हैं वो फ्लाइट से आ रहे थे और ये वही हाई ग्राउंड था ना, वहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है और पुलिस की कमी महसूस हुई थी और ये जो जांच हुई उसमें भी समझ में आया कि हाई ग्राउंड थाने की भी जिम्मेदारी बनती थी कि वहाँ से वो पुलिस वाले भेजते, लेकिन वहाँ के पुलिस वालों का इस्तेमाल कहाँ पर हो रहा है? पत्रकारों की पॉलिटिकली उनको वो करने के लिए हो रहा अभिव्यक्ति है। की स्वतंत्रता पर हमला करने के लिए हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल यही आप चीज। हाँ, यही मैं जानना चाह रही हूँ कि कांग्रेस जहाँ-जहाँ है विचारधारा अपनी जो डीएनए है उनका, उसको लेकर वो आज भी वही काम करते हैं। मेरे ख्याल से समय बदला है, सोच नहीं बदली लेकिन माध्यम बदल गया है। चाहे आप डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर आएँ, सोशल मीडिया पर आएँ, आप अगर कोई भी बात करेंगे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करेंगे, तो आपके ऊपर केस हो जाएगा। आपको लगता है कि यही कांग्रेस जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतंत्र को के खतरे की बात करती है, संविधान को लहराते हैं जब इनके नेता, हम्म तो ये इनका दोहरा चेहरा है? बिल्कुल दोहरा चेहरा है। आप संविधान की बात करते हैं, लेकिन इसी संविधान ने तो अशोक श्रीवास्तव को, प्रखर श्रीवास्तव को ये हक दिया है कि हम जो हैं हम फैक्ट्स के साथ बात कर सकें। अगर हमने कोई बात करी और आपको अच्छी नहीं लगी तो आपको लगता है आप फाइट कीजिए ना, आप हमें साबित कीजिए कि हमने गलत कहा। अगर आप साबित कर देंगे तो मैं सार्वजनिक रूप से माफ़ी भी मांग लूँगा, क्योंकि पत्रकारों को इतना। लेकिन होता क्या है कि आप ये नहीं करते, आप सीधा सीधा पुलिस पीछे लगा देंगे। ये क्यों है? ये आप ये चाहते हैं कि आपके लेकर जो पत्रकार आपको एक्सपोज कर रहे हैं, जो पत्रकार आपके डबल स्टैंडर्ड, अब संविधान की आप बात कर रहे हैं कि संविधान खतरे में, तो भैया संविधान खतरे में तो आप ये सोचिए कि कहाँ पर है संविधान खतरे में। आप संविधान को खतरे में कह करके एक फेक नैरेटिव कर रहे हैं। तो ये चाहे संविधान, मैं फिर कह रहा हूँ डेमोक्रेसी को लेकर जो बात कहते हैं कि संविधान खतरे में है, तानाशाही। अब तानाशाही कहाँ है? अब आप सोच लीजिए तानाशाही कहाँ है। आपके तो केस में एक इंटेंशन की भी मैं आपको बात बताती हूँ। आप तानाशाही की बात कर रहे हैं, जैसे कि अगर कांग्रेस का इंटेंशन सही होता या उन्हें वाक़ई में ऐसा कुछ लगता, आप अगर आपकी या प्रखर जी की एफआईआर की बात की जाए, आपका मामला पहलगाम के समय का है, अप्रैल के आसपास की बात है मेरे ख्याल से, अप्रैल एंड का आपका शो है और प्रखर जी का जो ट्वीट है वो मार्च का ट्वीट है। लेकिन एक ही समय में एक साथ एफआईआर कराई गई, दोनों ही पत्रकार दूरदर्शन के हैं। आपका शो 2 टूक चलता है, उनका शो पूरा सच आता है जिसमें वो इतिहास की बात करते हैं। इतिहास में भी जब वो उस इतिहास की बात करते हैं जो कांग्रेस को पसंद नहीं आता, तथ्यों के साथ बात करते हैं तो वो बात चुभती है। जब आप तथ्यात्मक तौर पे किसी से सामना नहीं कर पाते हैं तो इस तरह की एफआईआर की बात इसलिए यहाँ पर उठ जाती है कि एक साथ एफआईआर करना, एक के बाद एक नंबर आपका बैक टू बैक नंबर था, हाँ, और एक साथ सुनवाई भी हुई, तो ये साबित करता है कि किस इंटेंशन से ये एफआईआर की गई थी पत्रकारों पर। और ये जो आप तानाशाही की बात कर रहे हैं कि वो तानाशाही जो दिमाग में है वो आज भी है, पीढ़ी बदल गई है, बिल्कुल पीढ़ी बदल गई है, लेकिन अब आपको यही बताओ, पीढ़ी बदल गई है। 1975 में जब आपातकाल लगा था तब मेरे पिताजी के नाम मीसा का वारंट था, और मेरे पिताजी जो हैं उस वक्त जब हमारे घर पुलिस आई तो मैं बहुत छोटा था, मुझे तो ठीक से याद भी नहीं, परिवार के लोग बताते हैं। तो सुबह सुबह 4-5 बजे जो है पुलिस वाले आ गए थे घर पे। लेकिन क्या था कि मेरे पिताजी, उन्होंने कहा मैं बात करता हूँ पुलिस वालों से, लेकिन मेरी माँ जो था उनको मालूम था कि अब पुलिस वाले आए हैं तो गिरफ्तार करेंगे। और उस समय मीसा में गिरफ्तार लोगों के साथ किस किस तरह के अत्याचार हो रहे थे, ये सब चीज़ें लोग जानते थे कि कैसे पुलिस उनकी पिटाई कर रही है, कैसे मारा जा रहा है, बिना कोई किसी का कोई जुर्म हो नहीं हो, बस सिर्फ इसलिए कि आप अगर बीजेपी से जुड़े हैं, आप अगर आरएसएस, बीजेपी उस समय तो जनसंघ थी, तो आप अगर जनसंघ से जुड़े हैं, आप अगर बीजेपी से जुड़े, माफ़ कीजिएगा आरएसएस से जुड़े हैं, तो सिर्फ ये आपका कसूर था, या उस समय दूसरी जो विपक्षी पार्टियाँ थी सिर्फ उससे जुड़े होने के कारण आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो मेरे फादर जो हैं उस वक्त जो है उनको मेरी माँ ने कहा नहीं आप यहाँ से भाग जाओ। तो मेरे फादर जो हैं उस समय घर से निकल गए और वो अंडरग्राउंड होकर के वो उस समय तानाशाही से लड़ रहे थे। वो इमरजेंसी के खिलाफ जो उन्होंने काम किया और अंडरग्राउंड रह के काम किया। तो जब मैं जिस दिन जो है मैं घर वापस गया, इस पूरी कानूनी लड़ाई को हमने स्टे लेकर के, तो उस दिन मेरे घर वाले थोड़ा परेशान थे क्योंकि इतने समय तक वो लोग उनकी ज़्यादा परेशानी होती है। तो जब मैं घर गया तो मेरे घर में ये बात चल रही थी कि भाई ये क्या करता है लड़का, ये हर थोड़े थोड़े दिन बाद कुछ ना कुछ टेंशन लेकर आता है। जैसे एक समय में मैं किडनैप हो चुका हूँ,
हाँ, ये करीब 2011-12 की बात। 2011 की बात है। मैं किडनैप हुआ था, 6 घंटे किडनैपर के साथ था। हुँ। फिर मेरी गाड़ी पर हमला हो गया, फिर मतलब ऐसी कई चीज़। तो मेरे घर तो मैं घर में गया, अपनी माँ के पैर छुए और मैंने उनसे कहा कोई बात नहीं, ये तो हमारे परिवार की परंपरा है। पहले पिताजी जो हैं तानाशाही से लड़ रहे थे, अब हुँ। मुझे मौका मिला तानाशाही से लड़ने का, लेकिन लड़ेंगे। नहीं, तो जब वो लड़ रहे थे तब सत्ता में थी कांग्रेस। आप सोचिए जब सत्ता में ना होने के हाँ, नहीं बाद ये सत्ता हाल में है है। ना, सत्ता में है हाँ वो जी, वहाँ पर, तो इसीलिए उस तो राज्य में। मैं जो आपने कहा ना जी। पीढ़ी बदल गई, लेकिन वो ये पॉलिटिकल पार्टी मतलब वो चाहती है कि कुर्सी उसके पास रहे और उसके कोई विरोधी ना रहे। ऐसा हो नहीं सकता। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पे ही मैं देख रही थी, एक न्यूज़ चैनल की क्लिप चल रही थी, जिसमें कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं वो उस बड़े न्यूज़ चैनल के एंकर को इससे बहस कर रहे थे, और बहस करते करते उन्होंने ये बात बोला कि कांग्रेस ने ठीक ही किया था कि पत्रकारों का बहिष्कार कर दिया था। कांग्रेस ने पत्रकारों का बहिष्कार करके एक पूरी लिस्ट जारी की थी, जिसमें उन पत्रकारों के नाम थे जिन्हें कांग्रेस पसंद नहीं करती, क्योंकि कांग्रेस के हिसाब से वो नहीं बोलते हैं। और संयोग से अशोक जी का नाम भी उसमें था। अशोक जी, आपकी 30 साल की पत्रकारिता में आपने कभी देखा कि कोई पार्टी, विपक्षी पार्टी, कहते लिस्ट बना के और बहिष्कार करती हो? बहिष्कार करते इस कि ये देश के 14 पत्रकार हैं, हम इनके कार्यक्रमों में नहीं आएंगे, इनका हम बहिष्कार कर रहे हैं। आप सोचिए कि आप, अच्छा इसमें भी एक कांग्रेस ने एक स्ट्रैटेजी के तहत, मतलब आपको पता है चुनाव है, आप पत्रकारों को एक मैसेज भी देना चाहते हैं कि भाई हमारे पक्ष में बात करो, हमारे से पंगा ना लो, लेकिन आप ये भी चाहते हैं कि आपको कहीं प्रचार की कमी ना आए। तो इन्होंने क्या, जैसे आज तक में इन्होंने क्या किया, आज तक में चित्रा त्रिपाठी को प्रतिबंधित किया, आज तक में इन्होंने जो है दूसरी तरफ गौरव सावंत को किया, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने किया, लेकिन शुरू में जो लिस्ट आई थी, जब मुझे नहीं पता, मुझे किसी ने जानकारी दी थी, शुरू में जो लिस्ट आई थी उसमें अंजना ओम कश्यप का भी नाम था। लेकिन फिर कांग्रेस की स्ट्रैटेजी, कांग्रेस को लगा यार अंजना ओम कश्यप को भी कर देंगे, चित्रा त्रिपाठी, तो हम डिबेट में जाएंगे कहाँ। तो उन्होंने कहा नहीं, अच्छा ठीक है, और अंजना, चुनाव का समय चुनाव का समय था, तो उन्होंने क्या किया, अंजना ओम कश्यप को निकाल दिया, चित्रा त्रिपाठी को रखा। तो ऐसे उन्होंने सेलेक्टेड तरीके से चैनल्स में देखा था कि हम, लेकिन ये सोच कहाँ से आई कि पत्रकार, आप अगर ठीक है, आपको लिस्ट निकाल कर कहने की जरूरत कि हम इन 14 के कार्यक्रम में हम नहीं जाएंगे, लेकिन आपको मालूम है, मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ, ये आइडिया कहाँ से आया होगा कांग्रेस को? मैं आपको बताती हूँ ना, ये प्रेस की स्वतंत्रता पे हमला नेहरू जी से आया है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। 51 में भी तो हाँ, हुआ था, जब जिस संविधान की प्रतियां लहराते हैं, हाँ, उसके संशोधन के जरिए सबसे पहले प्रेस की स्वतंत्रता पर ही पर ही हमला किया अटैक, गया था, ऑर्गेनाइजर ऑर्गेनाइजर पर ही। आपको बिल्कुल, याद है ना? बिल्कुल ऑर्गेनाइजर। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो मानसिकता है कि भाई प्रेस, क्योंकि राजीव गांधी भी एक विधेयक लाने की तैयारी कर रहे थे जिसमें मीडिया को कुछ भी वो उसकी कोई भी रिपोर्ट को लेकर उनके खिलाफ एक्शन, तो ये तो हमेशा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पत्रकारों को प्रतिबंधित करना, ये जो गोल्डन इनका आइडिया आया, मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आया। मैंने इसका जिक्र अपनी किताब में तो किया है, लेकिन आज पॉडकास्ट में या पहली बार सार्वजनिक रूप से कह रहा हूँ ताकि लोगों को जानकारी है। कांग्रेस को ये आइडिया एक देश के महान क्रांतिकारी पत्रकार के दिमाग से आया था, और वो महान क्रांतिकारी पत्रकार रवीश कुमार हैं। मेरे पास उसकी, मैंने बुक में अपने प्रमाण के साथ दिया है। 2019 में रवीश कुमार ने ये कहा था, कांग्रेस को सुझाव दिया था, और लिखित में या उन्होंने किसी अपने यूट्यूब पे कहा था या लिखित में कहा था, मुझे ध्यान नहीं, लेकिन वो उसका प्रमाण मैंने दिया अपनी किताब में। रवीश कुमार ने कहा था कि अगर कांग्रेस को चुनाव जीतना है तो वो जो गोदी मीडिया है, भक्त मीडिया है, वो उनको जो है 1 साल के लिए प्रतिबंधित कर दे, फिर देखिए कि कांग्रेस कैसे। तो ये आइडिया, तो 2019 में कांग्रेस ने इसको नहीं माना, लेकिन 2019 का चुनाव बुरी तरह से हारे। तो 2024 में कांग्रेस में बैठे किसी महान जो स्ट्रेटेजिस्ट थे, उनको लगा होगा कि नहीं, रवीश बाबू ने आइडिया सही दिया था, गोदी मीडिया जो भक्त मीडिया, इनको प्रतिबंधित कर देते हैं, तो उन्होंने 14 नाम निकाल दिए। अब ये सोच कहाँ से आई? देखिए, मैं जैसे आपने अभी आलोक जी का उदाहरण दिया, मैं 2 उदाहरण आपको देता हूँ कि दिक्कत इनके साथ क्या होती है, चाहे वो आलोक शर्मा हो या सुप्रिया श्रीनेत हो। मैं 2 वाक्य आपको छोटे छोटे सुनाता हूँ। ये मेरे शो में आते थे, लेकिन मेरे शो में इन्होंने आना क्यों बंद किया? आलोक शर्मा एक दिन मेरे कार्यक्रम में आए और उन्होंने कहना शुरू किया कुछ
ये बात है जब 26 जनवरी पर लाल किले पर जो ट्रैक्टर मार्च जी, हुआ था और किसान आंदोलन के समय। किसान तिरंगे का अपमान हुआ था। हम्म, उस समय जिस व्यक्ति ने तिरंगे का अपमान किया था, मेरे शो में जब मैं कर रहा था तो आलोक शर्मा कांग्रेस की तरफ से आए। उन्होंने कहा कि ये जो व्यक्ति है जिसने तिरंगे का अपमान किया, इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश भगा दिया, ये बीजेपी का आदमी था। ये उन्होंने मेरे शो में कहा। मैंने आलोक जी को 1 मिनट रोका। मैंने कहा आलोक जी 1 मिनट आपको रोक रहा हूँ, क्या आप ये जो कुछ कह रहे हैं ये पुख्ता जानकारी के आधार पर कह रहे हैं? तो आलोक शर्मा बिखर गए कि आप क्यों मुझे बीच में रोक रहे हैं। मैंने कहा नहीं आलोक जी, मैं आपको बिल्कुल बीच में नहीं रोक रहा हूँ, मैं आपको पूरा समय दूंगा, लेकिन आपने एक बहुत बड़ी बात कही है। मैं चाहता हूँ आप मेरे दर्शकों को क्लैरिफाई कर दें कि क्या ये आप जो कह रहे हैं ये आप पुख्ता आपके पास जानकारी है, सिर्फ हाँ या ना आप बता दीजिए। तो फिर आप मुझे बीच में टोक रहे हैं क्या, भड़वा चैनल जैसे। मैंने उनको कहा ये देखिए ये मंच नहीं है जब आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें। मैं पुनः आपसे पूछ रहा हूँ, सिर्फ एक बार मुझे बता दीजिए आप ये ने जो कहा पुख्ता जानकारी। तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा, आप मुझे बीच में रोक रहे हैं, माइक निकाला, शो छोड़कर भाग गए। ये हुआ। अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन वो व्यक्ति उस व्यक्ति को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अब मैंने वो क्लिप निकाला और क्लिप निकालकर मैंने कहा कि कांग्रेस के प्रवक्ता कल ये कह रहे थे कि इस व्यक्ति को विदेश भगा दिया, और मैंने सिर्फ इनसे कहा था कि आपके पास पुख्ता, तो इसका मतलब कल ये झूठ बोल रहे हो। तो पकड़ा गया, उसको पुलिस ने पकड़ लिया। अगर विदेश भगा दिया जाता, मोदी सरकार भगा दी थी, पकड़ा जाता। तो अब इसके बाद आलोक शर्मा ने पर्सनली जो है मेरे प्रोग्राम में आना बंद कर दिया। हमारे रिपोर्टर को जाते थे, कभी कहीं मिलते थे तो उनसे कहते अरे तुम्हारा अशोक श्रीवास्तव है ना, उसको वो ऐसे करते। अब आप सोचो, आप मेरा रिपोर्टर कांग्रेस में रिपोर्टिंग करने गया, आप उसको खड़े होकर मेरे बारे में गालियां दे रहे हो कि नहीं अशोक श्रीवास्तव ऐसा। अरे अशोक श्रीवास्तव ने क्या किया? अशोक श्रीवास्तव ने आपसे सिर्फ एक सवाल पूछा था। उसके बाद सुप्रिया दीदी मेरे कार्यक्रम में एक दिन आई, सुप्रिया सिनेज जी, तो डिबेट चल रही थी। तो डिबेट चलते हुए मैंने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने बोला ये क्या आप बेवकूफ़ाना जुवेनाइल बहस कर रहे हैं? तो बोले ये विषय बहस का है नहीं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सुप्रिया जी, आप अगर मैं सही हूं तो फिर मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने आपको फ़ोन किया होगा, फ़ोन करके आपको विषय बताया होगा कि ये विषय है। अगर आपको वो विषय लगता है जुवेनाइल है, बेवकूफ़ाना विषय है, तो आप मना कर देती कि भाई इस विषय पर हमने, सारे पार्टी ऐसे करते हैं कि भाई इस विषय पर हम नहीं जाएंगे, हर पार्टी करती है, तो आप मना कर देती। तो वो लगातार कंटिन्यूसली बहस करती रही, जब बहस थोड़ी सी आगे बढ़ी, 4 या 5 मिनट बाद उन्होंने कहा आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने कहा ही नहीं बेवकूफ़ाना और जुवेनाइल बहस है। मैंने कहा आपने नहीं कहा। तब उन्होंने इतने कन्विक्शन से कहा कि मैं खुद कंफ्यूज हो गया। मुझे लगा शायद इन्होंने नहीं कहा, पता नहीं मैं क्यों। तो खैर उसी बीच ब्रेक हो गया। जब ब्रेक हुआ तो मैंने अपने प्रोड्यूसर को कहा यार इन्होंने कहा था क्या? मेरे प्रोड्यूसर ने कहा, प्रोड्यूसर ने तुरंत बैक किया, टेप देखा, उसने कहा सर इन्होंने कहा है बेवकूफ़ाना जुवेनाइल बहस है। तो मैंने कहा अच्छा इसको निकालो। तो उन्होंने तुरंत कट कर लिया। मैंने फिर ब्रेक के बाद आए, मैंने कहा सुप्रिया जी आपने फिर से क्या, आपने कहा कि आपने इसको जुवेनाइल और बेवकूफ़ाना बहस नहीं कहा। उन्होंने बोला मैंने नहीं कहा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। मैंने वो क्लिप चला दिया। अब 2 मिनट में ही वो उनका झूठ पकड़ा गया। उसके बाद वो ऐसा अशोक श्रीवास्तव तुम्हारा ये तुम्हारा वो करके, उसके बाद वो मेरे डिबेट में कभी नहीं है। फिर थोड़े दिन बाद देखा मेरा नाम 14 में आ गया। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई हमने क्या किया? हम एक पत्रकार के तौर पर आपसे सवाल पूछना बंद कर दें, या आपसे हम वही सवाल पूछें जो राजदीप जी पूछते थे कि भाई सोनिया जी दाल कैसे बनाती हैं, दाल उनका खाना क्या पसंद है, उनके सास के साथ कैसे संबंध थे। तो आप चाहते हैं कि हम यही सवाल पूछें? और ये जो कहते हैं, एक और झूठ आपको इस देश का बताऊं, ये कहते हैं कि सत्ता पक्ष से सवाल पूछे जाते हैं, विपक्ष से सवाल नहीं पूछे जाते। ठीक है, बिल्कुल यही बात करते, मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि सत्ता पक्ष से सवाल नहीं होते, ये उनकी शिकायत रहती है। दूसरा वो ये भी कहते हैं कि मोदी शासनकाल में तानाशाही है, कि इन दोनों बातों को लेकर आप क्या कहेंगे जो विपक्ष के लोग बोलते रहे? मैं तानाशाही पे हूँ। उससे पहले ये कहूँ कि सत्ता, ये भी एक फेक इन्होंने तिलिस्म बना दिया है कि भाई विपक्ष से सवाल नहीं पूछे, सत्ता पक्ष से। भाई विपक्ष से सवाल क्यों नहीं पूछेंगे? मुझे 30 साल हो गए इस पत्रकारिता में, और मुझे अच्छी तरह से याद है जब देश में सिर्फ अखबार थे, जब या बाकी धीरे धीरे टेलीविज़न चैनल आए,
बीजेपी विपक्ष की पार्टी होती थी, ठीक है, और बीजेपी को जितना क्रिटिसिज्म किया जाता था, बीजेपी विपक्ष में थी, कांग्रेस सत्ता पक्ष थी, लेकिन चाहे वो एनडीटीवी हो या हिंदू हो या फिर देश के टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों, वो बीजेपी को लेकर के लगातार क्रिटिसाइज करते थे। बीजेपी की पॉलिसीज को लेकर, बीजेपी के नेताओं को लेकर लगातार क्रिटिसाइज करते थे। फ्रंट पेज पर बीजेपी के बारे में छापा जाता था कि बीजेपी जो है वो सांप्रदायिक पार्टी है, बीजेपी लुम्पिन एलिमेंट्स की पार्टी है। तो बीजेपी तो उस वक्त विपक्ष में थी, क्या उसको क्रिटिसाइज नहीं करते थे? सब पत्रकार करते थे। उसकी कोई पॉलिसी है, कोई नहीं। जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ तो पत्रकारों ने उसके ऊपर स्पेशल एडिशन निकाल निकाल के बीजेपी की आलोचना की। तो उस वक्त राम मंदिर आंदोलन शुरू होने के बाद आपने बीजेपी की जब बीजेपी ने कहा 370 हटाएंगे, तब बीजेपी की आलोचना होती थी कि क्यों हटाओगे भाई, ये तो संविधान को, तो बाद में पता चला संविधान का हिस्सा ही नहीं था 370, वो तो जबरदस्ती थोपा गया था। तो ये सारे बीजेपी से सवाल पूछे जाते थे। आज अगर कांग्रेस विपक्ष में है और अगर पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के डोजियर में अगर राहुल गांधी का बयान आता है कश्मीर पर और पाकिस्तान के डोजियर में कांग्रेस की बात आती है और कांग्रेस की बात को लेकर अगर पाकिस्तान आगे बढ़ता है और कहता है कि देखो भारत का सच ही है जो, और अगर राहुल गांधी ये कहते हैं कि सिख जो है भारत में कड़ा नहीं पहन सकते, सिख जो है गुरुद्वारे में नहीं जा सकते, तो क्या इस पर हम पत्रकारों को सवाल करने का हक नहीं है? क्या आप चाहते हैं कि राहुल जी बोले और हम तालियां बजाएं? क्यों? विदेशों में जाके जो भारत के बारे में बात करते आप हैं, जो भी, मतलब कह रहा हूँ, हर चीज पर आप अच्छी बुरी चीज करेंगे, उसका हमको क्रिटिसाइज करने का, उस पर सवाल पूछने का हक है। अब दूसरी बात, तानाशाही। तानाशाही कैसे? मैं बार बार फिर से ये कहता हूँ कि आप जरा देखिए नरेंद्र मोदी को लेकर के, आप देश के प्रधानमंत्री या नरेंद्र मोदी, उनको कितनी गालियां दी गई, कितनी गालियां दी गई। खड़गे जी ने और कांग्रेस के हर बड़े नेता ने, अभी सरेंडर मोदी, सरेंडर मोदी, सरेंडर नरेंद्र कहा गया, ठीक है, चौकीदार चोर कहा गया, आपने सब कुछ कहा। तो अगर वो व्यक्ति तानाशाह होता तो क्या कार्रवाई होती? वो जो व्यक्ति जिसने कहा कि मैं मोदी की बोटी बोटी काट दूंगा, ठीक है, अगर नरेंद्र मोदी तानाशाह होते तो उसके ऊपर एनएसए लगा के उसको कर देते 10 साल के लिए अंदर, जैसे ममता बनर्जी कर देती हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल कर देते हैं, जैसे कांग्रेस कर देती है अपने अपने राज्यों में। लेकिन जिस व्यक्ति ने कहा नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी, वो आज देश की संसद में बैठा है, वो आज राहुल गांधी का राइट हैंड है। तो कहाँ से तानाशाही? और मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने अपनी किताब में इसका प्रमाण के साथ दिया, मैंने ट्वीट्स कुछ कोट करे हैं। इस देश में ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मौत की दुआ मांगी कि भाई अच्छा है। इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जब बीमार हुए तो एक महिला पत्रकार ने ट्वीट किया कि आई एम फीलिंग एक्साइटेड। जब नरेंद्र मोदी बोटिंग कर रहे थे उसके गंगा जी में, वाराणसी में, तब एक पत्रकार ने ट्वीट करा कि क्या मजा आए कि ये बोट डूब जाए। आप सोचिए, आप देश के प्रधानमंत्री के मरने की दुआ मांग रहे हैं। अगर वो व्यक्ति तानाशाह होता तो आपको उठा के अंदर कर देता। मैं फिर से कहता हूँ, आप कलेक्ट कीजिए कितने पत्रकारों के खिलाफ या कितने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक्शन लिया। और दूसरी तरफ आप ममता बनर्जी के केस उठा लीजिए। और मैंने फिर कह रहा हूँ, मैंने अपनी किताब में केस बाय केस इसका वर्णन किया। आपको मालूम है पश्चिम बंगाल के अंदर एक बीजेपी की कार्यकर्ता थी, उसने ममता बनर्जी का सिर्फ मीम बना, कार्टून किया था, उसको उठा करके 11 दिन तक उसको जेल में डाल दिया। उसको लेकर हाईकोर्ट ने कहा कि भाई इसको रिहा कीजिए। हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ। ममता बनर्जी की पुलिस ने कहा हम नहीं छोड़ेंगे। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो है ये कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है और ये बहुत गलत। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तब उस महिला को छोड़ा गया। बंगाल में एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने ममता जी की आलोचना कर दी थी। वो 10-11 साल तक वो जेल में कानूनी पचड़े, और जिस दिन जेल से रिहा होते हैं उस दिन टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर हमला कर देते हैं। ये होती है तानाशाही। हमने उद्धव सरकार में देखिए तानाशाही। अर्नब गोस्वामी से लेकर वो लड़की जो केतकी जो है, उन्होंने, केतकी ने सिर्फ शरद पवार को कहा था, कितने दिन तक उसको जेल में रखा। और सुमित ठक्कर नाम के एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, सुमित ठक्कर को वो तस्वीर है,
मैंने उसको अपने किताब में छापा है, वो तस्वीर है सुमित ठक्कर को आतंकवादियों की तरह उनका मुंह ढक करके, उनको बेड़ियों में रस्सियों में जकड़ करके पुलिस परेड कराती थी कोर्ट तक। और होता क्या था कि एक जगह से जमानत मिलती थी, उसके अगले दिन उधर दूसरी उठाकर जगह किसी केस। और थाने में करके वो पकड़ लेती थी। ऐसे जगह, ऐसे कई थानों में करके। तो ये तानाशाही होती है। आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी सरकार ने कितने पत्रकारों को, कितने विपक्ष के नेताओं पर क्या एक्शन लिया है? 100 से ज्यादा गालियां दे चुके हैं। नरेंद्र मोदी की मां, उनके पिता, उनके परिवार को लेके कितने लोगों पर एक्शन हुआ? लेकिन यहां पर आप अगर एक फैक्ट भी दे दें तो कर्नाटक की पुलिस हवाई जहाज में बैठकर आपको गिरफ्तार करने आ जाती है। और ऐसे अकेले हम पत्रकार नहीं है, एक लंबी फेहरिस्त है। आपने अर्नब गोस्वामी का जिक्र किया, आपने जो है सुधीर चौधरी के खिलाफ जो है 100 से ज़्यादा FIR हुई। उसके बाद जो है रोहित सरदाना के खिलाफ हुआ और ऐसे कई ये अपने अमन चोपड़ा के खिलाफ हुआ, अमीश देवगन के खिलाफ हुआ। लंबी फेहरिस्त है इन पत्रकारों को किया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं ज़रूर आपको बोलना चाहूँगी। जब आपने बात की कि जो पत्रकारों की आप बात करें 10-11 साल से ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे सवाल उठाते हैं। कमाल की बात यह है कि आपकी पुस्तक में भी निश्चित तौर पे उसका जिक्र है, जहाँ तक मुझे याद है, मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग। ये वो तमाम पत्रकार जो कांग्रेस के समय में जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिनके यहाँ बैठ के मंत्रिमंडल तय हुआ करते थे, वो जो गैंग है, उनमें से कोई कभी किसी पत्रकार के लिए आवाज़ नहीं उठाता कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है। क्या वहाँ पे उनकी निष्पक्ष पत्रकारिता चली जाती है? ये असली चेहरा लोगों के सामने आना चाहिए ऐसे पत्रकारों का। बिल्कुल आना चाहिए। डबल स्टैंडर्ड है। मैं आपको बताऊं, चाहे अर्नब गोस्वामी हो, सुधीर चौधरी हो, या फिर गौरी लंकेश हो, जब भी इनके खिलाफ कुछ हुआ, गौरी लंकेश वाले जब मामला हुआ था, मैं तब भी प्रेस क्लब गया था, मैंने वहाँ पर जाकर आवाज़ उठाई थी। फिर अर्नब गोस्वामी के उसमें मैंने कार्यक्रम एक प्रेस पत्रकारों का वो आयोजित किया। तो ये सब चीज़, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, बड़े सेलेक्टेड हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी की जो बात करते हैं, मीडिया की आज़ादी, ये लोग बड़े सेलेक्टेड हैं। जब इनको सूट करेगा तब ये करेंगे, नहीं तो अपने बिल में घुस जाएंगे। क्यों? बाकी पत्रकारों, कर्नाटक में जो हुआ उसके खिलाफ कितने पत्रकारों, और मैं यहाँ पर एक बात बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ, मैं तृप्ति जी, मैं बहुत पीड़ा के साथ कह रहा हूँ, और मुझे पता नहीं कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि देखिए इनका इकोसिस्टम है, लेकिन ये जो राष्ट्रवादी जो पत्रकार हैं, इनका कोई इकोसिस्टम नहीं है। जैसे मुझे इस बात की कोई गुरेज नहीं है कि इस देश के सो कॉल्ड जो अपने आप को सेकुलर और ये अपने आप को बड़ा ये जो कहते हैं क्रांतिकारी पत्रकार कहते हैं, मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि उन्होंने जब कर्नाटक की पुलिस ने कार्रवाई की तो उन्होंने क्यों नहीं बोला, क्योंकि वो नहीं बोलेंगे, वो सेलेक्टेड हैं, वो उनका अप्रोच है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारे जो सो कॉल्ड राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, जिनको लेकर के मैंने खुद जब उनके ऊपर जब कभी हुआ मामला, मैंने खुद जाकर आवाज़ उठाई, मैंने खुद उनके उसमें साथ खड़ा रहा। मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरे और प्रखर के साथ ऐसे लोग भी नहीं खड़े थे। मतलब आप आवाज़ तो उठाते, हम नहीं कह रहे कि आपको हमको वकील मुहैया कराना है, आपको हमको फ़्लाइट का किराया देना है कि नहीं आपको हमको कुछ और करना है, लेकिन मॉरली, नैतिक रूप से तो हमारे लिए आप आवाज़ उठा देते। एक ताकत होती है, और यही हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। यही वजह है कि इस तरफ के पत्रकारों को आप अगर देख लीजिए, वहाँ पर दूसरी तरफ के जो सो कॉल्ड पत्रकार हैं इस देश के, अगर उनमें से किसी के खिलाफ भी एक चीज़ होती है, वो सारे के सारे, इनका इकोसिस्टम है, ये सारे के सारे जो लोग हैं, ये सारे के सारे एक साथ हो जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता। मुझे उस दिन बहुत पीड़ा हुई। अब यही मुझे इस बात की, मुझे सिर्फ ये नहीं कि अशोक श्रीवास्तव प्रखर के, जब इंडिया टुडे ग्रुप के पत्रकार के साथ सैम पित्रोदा ने यूएस में बदसलूकी की, वो विदेशी धरती पे किया होगा, लेकिन आपने एक भारतीय पत्रकार के साथ बदसलूकी की, उसका मोबाइल फ़ोन छीन लिया, उसका मोबाइल फ़ोन जो है उसको 2 दिन बाद 3 दिन बाद उसके साथ बदसलूकी की, सिर्फ इसलिए कि उस पत्रकार ने सवाल पूछ लिया था। जब उसको लेकर के दिल्ली में हमने जब एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया, तब उसमें 8-10 लोग जुटे। वो तो भला हो सुप्रिया श्रीनेश जी का कि उन्होंने वो फोटो खींच करके कि देखो अशोक श्रीवास्तव जो है डीडी वाला, बड़े तामझाम से इसमें 10 लोग नहीं जुटे, ऐसा करके उन्होंने ट्वीट कर दिया। मैं इसके लिए उनका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि सुप्रिया जी के श्रीनीत के बाद हमने जो प्रदर्शन किया था उसके करोड़ों व्यूज़ हो गए उनके ट्वीट के बाद।
लोगों तक वो मैसेज तो पहुंचा भले ही, लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख है कि कर्नाटक की पुलिस जब आई तब जो है सिर्फ चुनिंदा कुछ पत्रकार जो है, हम जिनको मैं कह सकता हूँ कुछ यूट्यूबर हैं, कुछ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ खड़े रहे। लेकिन जो नामी गिरामी जो देश के राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, उनकी ओर से एक ट्वीट, एक उन्होंने मॉरल सपोर्ट करने की, ये मुझे इस बात का अफसोस है। और मुझे लगता है कि एक हाई टाइम, अगर हमको लड़ना है तो हमको एकजुट होना पड़ेगा। एकजुट देश के लिए सबको होना भी चाहिए। आखिर में मैं एक और चीज़ आपसे ज़रूर पूछूं, क्योंकि आपने पत्रकारों का एक जिक्र किया कि उनका एक पूरा इकोसिस्टम है, लेकिन आपको नहीं लगता कि जब इस तरह के पूरे केसेस होते हैं, कहीं ना कहीं एक पूरे टूलकिट गैंग का हिस्सा भी विपक्ष भी बनता है, ये पत्रकार भी बनते हैं, एक विदेशी फंडिंग का भी इसमें मामला आता है? क्या है ये पूरा इकोसिस्टम, आप ये बताइए। देखिए इकोसिस्टम कैसे, मैं हाल का एक उदाहरण देता हूँ। हम्म। अभी चीन में कई भारतीय पत्रकार गए थे। चीन ने भारतीय पत्रकारों को बुलाया, ठीक है, लेकिन आप गए, ठीक है, कोई भी सरकार बुलाए आपको, उसमें क्या दिक्कत है, आपको रिपोर्टिंग करना है, आप जाइए। लेकिन उनमें से कई पत्रकारों के वीडियोस मैंने देखे, उसमें वो चीन सरकार की तारीफ की, चीन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि चीन जो है वो ऐसा है वैसा है, और वहाँ से जो है उनके लोग जो बता रहे हैं, नहीं नहीं चीन तो बड़ा अच्छा देश है। किसी ने क्या उन लोगों से पूछा कि चीन आखिर कैसे, चीन की हिम्मत कैसे हुई कि अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा दिखा देता है? चीन आखिर आतंकवादी देश पाकिस्तान के साथ क्यों खड़ा होता है? चीन पाकिस्तान के आतंकवादियों को यूएन काउंसिल में क्यों बचाता है, सिक्योरिटी? किसी ने पूछा? तो दिक्कत आपके चीन जाने से मुझे नहीं है, लेकिन चीन में जाकर आप सवाल नहीं पूछते, उससे है। इसी तरह से इनका पूरा इकोसिस्टम है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग पूरी टूल किट है इनका, और ये टूल किट एक साथ काम करता है। ये जैसे ही, अब देखिए इस टूल किट को आप समझिए कि राहुल गांधी, मान लीजिए राहुल गांधी को इस टूल किट ने कितनी बार रीलॉन्च किया है, कितनी बार लॉन्च करते हैं, 50 बार रीलॉन्च कर चुके हैं, लॉन्च किया, रीलॉन्च करा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकली तो किस तरह से इन्होंने उस भारत जोड़ो यात्रा में बाकायदा यात्री की तरह कई पत्रकार शामिल हुए। राहुल गांधी ये पूरी टूल किट में, देखिए पत्रकार हैं इस देश के बड़े बड़े, ठीक है, और इस देश के यूट्यूबर्स हैं। अब यूट्यूबर्स की कहानी क्या है, यूट्यूबर्स को पैसा कहाँ से मिलता है, मैं ये मानता हूँ इसकी जांच होनी चाहिए। एक तो आपने पकड़ी, एक महिला पकड़ी जो पाकिस्तान से पैसा लेती थी, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान से पैसा नहीं मिल रहा, क्या चीन से भी पैसा मिल रहा है? इसकी जांच होनी चाहिए। क्या इस टूल किट के पीछे अमेरिका में यूएसआईडी हेल्प कर रहा था? इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से बहुत पैसा आया है, ये तो वहाँ पे खुलासा हो चुका है। तो ये सारे लोग, यहाँ से जो लोग जाते हैं अमेरिका में जाते हैं, और अमेरिका में जा कर के वहाँ पर बिजनेस क्लास में जाते हैं, और अच्छा मुझे याद आया, छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ वो करके, जब मैं इन पत्रकारों की बात कर रहा हूँ, अब इसमें एक राणा अयूब करके हैं, ठीक है, अब वो उनका जेन्युइन केस था कि उन्होंने कोरोना टाइम में विदेशों से पैसा लिया। वो तो दिख रहा है ना अकाउंट में, 2 करोड़ के करीब आपके अकाउंट में पैसा आया। वो आप 2 करोड़ रुपए ले नहीं सकते, नियम है ना, आप विदेशों से पैसा ऐसे कैसे ले लेंगे? आपके पास कोई नियम FCRA है क्या, किसी NGO? आपने पर्सनल अकाउंट, और आपने वो पैसा अपने बहन और अपने पिताजी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। वो पैसा किस लिए है? कोरोना। और आप फिर विमान में बैठ करके जो है विदेश यात्रा, और वो भी बिजनेस क्लास में जाकर विदेश यात्रा कर रहे हैं। और अगर ED ने आपके इस ट्रांजैक्शन को लेकर सवाल उठाए, तो न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर नई दिल्ली में बैठे पत्रकार कहते हैं कि ये मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला है, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला है। ये देखिए डबल, और ये पूरा टूल किट गैंग जो है, तब वो राणा अयूब के लिए एक साथ आ जाएगा, कहेगा नहीं नहीं नहीं, ये तो मीडिया की आज़ादी पर हमला है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो ये ऐसे एक नहीं, मैं आपको 50 उदाहरण दे सकता हूँ कि ये जो टूल किट है किस तरह से बैठ करके काम करता है, फेक नैरेटिव फैलाता है, और इनके झूठ कई बार पकड़े जाते हैं। शर्म की बात यह है कि इनके झूठ पकड़े जाने के बाद ये लोग माफी नहीं मांगते। मैं 50 ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ कि जब इन्होंने वही झूठ, अब सोचिए, मान लीजिए एक पुण्य प्रसून वाजपेयी हैं, अब उनका एक वीडियो उनके पुराने, अब वो हर चुनाव में एक प्रिडिक्शन करते हैं। 2014 में उन्होंने कहा कि ये 100 में सिमट जाएगी बीजेपी, 2019 में उन्होंने प्रिडिक्शन, 2024 में भी। तो आप सोचिए कि आप पकड़े, लेकिन आप उसके बाद कई बार, एक बार तो कहिए कि नहीं आपका कैलकुलेशन गलत रहा, क्योंकि मैं ज़मीन पे नहीं था भाई, मुझे वो नहीं था। पर ये क्यों करते हैं, ये जांच का विषय है। क्या ये कोई टूल किट है?
और वो टूल किट की कहीं से फंडिंग हो रही है क्या, कि चुनाव में अचानक रवीश कुमार जो है अपने वीडियो बनाते हैं, और मैंने फिर से अपनी किताब का मैंने उसमें जिक्र किया है, जो दूसरों को गोदी मीडिया कहते हैं, रवीश कुमार के ऐसे वीडियोज हैं जिसमें उन्होंने जब खड़गे जी जब अध्यक्ष बने तो उन्होंने कहा मैं खड़गे हूँ, जब राहुल गांधी भारत यात्रा पे मैं राहुल, मैं प्रियंका गांधी। अरे भाई आप रवीश कुमार हो, आप खड़गे नहीं हो, आप प्रियंका गांधी नहीं हो, आप राहुल गांधी नहीं हो, और अगर हो तो स्वीकार कर लो कि आप उनके चंपू हो, स्वीकार करो ना। तो बोलते हैं लोगों ने हाँ, दरबारी मीडिया। दरबार तो हम तो नहीं कहते कि मैं तो नहीं, मैंने आज तक कोई वीडियो में किसी ने नहीं कहा मैं मोदी हूँ, मैं बड़ा महान हूँ और मोदी जी बहुत महान है। हम ठीक है, जो अच्छा काम करेंगे हम उस पे कहेंगे कि अच्छा, जो बेसिकली गलत करेंगे तथ्यों पे बात नहीं होती। लेकिन एक Exactly. बात मैं आपको बोल दूं, ये जो दरबारी मीडिया है, आप माने चाहे ना माने, पिछले कुछ केसेस देखने के बाद ये तो तय कि निष्पक्ष है। भारत और भारत के दुश्मनों में कोई अंतर नहीं कोई रखते। अंतर नहीं। हाँ, ये लोग उसमें सब बराबर है इनके बिल्कुल लिए। बिल्कुल। और बस फंडिंग ठीक ठाक होनी हाँ, चाहिए। फंडिंग ठीक ठाक होनी चाहिए, बस ये इसी के लिए होता है। और अंत में मैं, क्योंकि जहाँ से शुरू हुई थी, मैं उस दिन पढ़ रहा था, इसीलिए मुझे वो पंक्तियाँ याद आती हैं। मैं उन पंक्तियों के साथ ही अंत करूँगा। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि भाई ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, आपने ऐसा क्यों। मुझे लोग, बहुत सारे लोग, अपने लोग, मेरे जो करीबी लोग हैं, वो कहते हैं नहीं आप ज़्यादा वोकल थे, आपको इतना वोकल नहीं होना, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, आप उनको जो है ऐसे क्यों एक्सपोज करते हो, आपने ये क्यों कहा, वो क्यों कहा। अब मुझे बहुत से लोग सलाह दे रहे हैं कि अब जब आप दो टूक शुरू करोगे तो आप थोड़ा सा संभल के करना। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। मैंने कहा संभलने का क्या मतलब है, मतलब मैं झूठ बोलना शुरू कर दूं, मैं सच को दबाना शुरू कर दूं। तो उन्होंने कहा फिर आप ऐसी परेशानी में अगर फिर दोबारा होगा। तो मैंने कहा हाँ, अभी तो कर्नाटक से पुलिस आई है, बहुत संभव है थोड़े दिन बाद जो है झारखंड से आ जाए। और चलते चलते ये भी बता दूं कि ये पूरे इकोसिस्टम ने टूल किट बना करके मेरे खिलाफ 3 महीने में 21 FIR दर्ज करी, देश भर की अलग अलग। ये बात सही है, क्योंकि उससे आपको 21 मानसिक तौर पे मानसिक तौर पे मुझे गिराने के लिए डाला। लेकिन फिर जब मैं रामधारी सिंह दिनकर जी को पढ़ रहा था तो मुझे उनकी 2 कविताओं से बल मिला। और रामधारी सिंह कवि जी की जो 2 पंक्तियां हैं उनको मैं कहता हूँ। वो पंक्तियां थी कि युद्ध नहीं जी जिनके जीवन में, युद्ध नहीं, अब ये युद्ध ही है जो मैं प्रखर लड़ रहे थे, तो युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो हम रण से भागने वाले नहीं हैं, लड़ेंगे, ऐसी एक FIR आएंगी, सामना करेंगे, देखते हैं क्या होता है। बहुत ही जल्दी हम भी ये चाहते हैं कि आप इसी तरह स्वस्थ रहें, और 2 टूक बहुत जल्दी आने वाला है। शायद इस पॉडकास्ट के बाद आपको जल्दी कुछ एक दिनों में दिखाई दे जाए। वहाँ पर अशोक जी आपको दिखाई देंगे, वही सत्य बताएंगे, वही तथ्य बताएंगे, वही तेवर होंगे। कुछ नहीं बदलेगा, जितनी FIR करने कर लें। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला क्या होता है, और पत्रकारों को जो गोदी मीडिया बोलते हैं, उन पत्रकारों के साथ किस तरह का व्यवहार कांग्रेस जैसी पार्टियां करती हैं। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, चाहे आप बंगाल में जाके ममता बनर्जी की सरकार में देख लीजिए, कांग्रेस शासित जो राज्य हैं वहाँ पर पत्रकारों के ऊपर हुए जितने केसेस हैं वो देख लीजिए, या जब अरविंद केजरीवाल सत्ता में यहाँ पर दिल्ली में थे तो उन्होंने क्या किया पत्रकारों के साथ या उन लोगों के साथ जो उनके खिलाफ बोलते थे। ये सीधे सीधे अपने आप में तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, जिन्हें आप खुद जाकर चेक कर सकते हैं। इस जो आज टू द पॉइंट का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सवाल उठाते हैं कि पिछले 8-10 साल में ख़त्म हो गई है या संविधान खतरे में है, उन्हें ये पता होना चाहिए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाकई में खतरे में है, लेकिन उन्हीं लोगों की जो राष्ट्र के बारे में बोलते हैं, राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, जो आज भी दरबारी मीडिया बने हुए हैं, उनके ऊपर अभी भी कोई आंच नहीं आती। वो खुलेआम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, और इतने सबूत आज अशोक जी ने दिए हैं कि कितने झूठ उनके पकड़े गए, लेकिन ना कोई कभी FIR हुई है, ना उन पर कोई मुकदमा चला है, ना किसी तरह की मानसिक प्रताड़ना हुई है। तो ये बताता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारत में किस तरह से बनी हुई है, और देश में जो संविधान लहराकर और संविधान खतरे में बात करते हैं, तो उस पर जब भी आपके सामने इस तरह की तस्वीरें या बातें हैं तो एक बार ज़रूर सोचिएगा। अशोक जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम चाहते हैं कि आपका 2 टूक फिर से आए। प्रखर श्रीवास्तव जो DD में उनका शो पूरा सच तो आ चुका है, अब हम चाहते हैं 2 टूक भी जल्दी से आए, और आपके दर्शकों को बहुत प्रतीक्षा है उस शो की, और उसी तरह से आप बिंदास होके बोलते रहिए, और आपका शो इसी तरह चलता रहेगा। भले आपका बायकॉट हो तो हो, लेकिन देश हित की बात आप लगातार करते रहिए। आप हमारे यहाँ पर आए, पांचजनी के साथ आपने बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।